Welcome to ABC Campus. Our subject is CAF 3 Business Law, chapter number 7 Specific Types of Contract, and 8th video is on Discharge of Sureties Liability from ICAF Credit Act 2020, and I'm your facilitator Kashif Adil. So श्योरिटी की लाइबिलिटी डिफरेंट वेज में जो है वो ख़त्म हो सकती है, जिसे हम मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी या मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटीज लाइबिलिटी कहते हैं। इसमें पहला तरीका है रेवोकेशन, जिसे आप सिंपली कैंसिलेशन कह सकते हैं। दूसरा कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर, यानी क्रेडिटर की तरफ से कोई ऐसा एक्ट होता है जिससे श्योरिटी की लाइबिलिटी खत्म हो जाती है। और तीसरा इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट ही इनवैलिड हो जाता है और इस वजह से श्योरिटी की लाइबिलिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ही इनवैलिड हो जाता है। अब रेवोकेशन जो है वो श्योरिटी खुद कर सकता है बाय नोटिस, लेकिन इसमें कब नोटिस इफेक्टिव होगा और कब नहीं, ये हम डिस्कस करेंगे। श्योरिटी की डेथ हो जाए तो उसकी लाइबिलिटी टू सम एक्सटेंट खत्म हो जाती है और कुछ बाकी भी रहती है, वो डिस्कस करेंगे। नोवेशन हम कहते हैं जब एक पुराने एग्रीमेंट की जगह नया एग्रीमेंट आ जाता है। क्रेडिटर की तरफ से अल्ट्रेशन अगर कर दी जाए, अनऑथराइज्ड अल्ट्रेशन होगी, तो तब श्योरिटी की लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। या अगर क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर को रिलीज कर दे, यानी उसको ये कह दे कि उसको ऊपर केस नहीं करेगा, तो ये करने से भी श्योरिटी की लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। और अरेंजमेंट कर ले, कोई टाइम अलाउ कर दे, डिले कर दे, या कोई और उसके साथ कंप्रोमाइज कर ले प्रिंसिपल डेटर के साथ, तो दैट इज कॉल्ड अरेंजमेंट, तो तब भी लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगी। इसी तरीके से मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड में जो है कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा। कोई ऐसा एक्ट और ओमिशन जो कि कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए ज़रूरी था और वो एक्ट नहीं किया जाता, या वो जो चीज़ थी उसका ओमिशन हो जाता है, तो तब भी इनवैलिड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। और जहाँ पर श्योरिटी ने इस शर्त पर अपनी गारंटी दी हो कि को श्योरिटी भी ज्वाइन करेगा और फिर को श्योरिटी ज्वाइन ना करे, तो भी श्योरिटी की लाइबिलिटी नहीं होगी। तो इन सारे पॉइंट्स को, यानी हमारे पास 3 मेन हेडिंग्स हैं और फिर हर हेडिंग के अंदर 3 फर्दर पॉइंट्स हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय रेवोकेशन। रेवोकेशन मींस कैंसिलेशन। तो पहला वे है इसमें नोटिस। A specific guarantee can be revoked by notice if the liability has not yet arisen. अगर आपने स्पेसिफिक गारंटी दी थी और उस बेस पर आगे क्रेडिट दे दिया गया है, तो फिर तो आप कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि अब तो ट्रांजैक्शन हो चुकी है। लेकिन अगर अभी तक क्रेडिट नहीं दिया गया, अभी तक लोन नहीं दिया गया, तो आप रिवोक कर सकते हैं। कंटिन्यू गारंटी में ये होता है कि श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए। जो ट्रांजेक्शन ऑलरेडी हो चुकी होती हैं उनके लिए उसकी लाइबिलिटी होती है, और फ्यूचर के लिए वो डिस्चार्ज हो जाता है। दूसरे नंबर पे है डेथ ऑफ श्योरिटी। तो एक श्योरिटी की डेथ के बाद उसकी स्टेट या उसकी प्रॉपर्टी लाइबल होगी या नहीं होगी। सो प्रॉपर्टी लाइबल नहीं होगी फॉर ट्रांजैक्शन एंटर इनटू बिटवीन द क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेब्टर आफ्टर द डेथ ऑफ द श्योरिटी, even if the creditor has no notice of the death. तीसरे नंबर पर आएगा जी नोवेशन। नोवेशन में ये होता है कि एक सब्सटीट्यूशन हो जाती है ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी फॉर एन ओल्ड वन। द न्यू कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पुराने की राइट्स एंड ऑब्लिगेशन खत्म कर देता है, तो एक्सटिंग्विश हो जाते हैं राइट्स एंड ऑब्लिगेशन अंडर द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो इन 3 सिचुएशंस को जो हमने डिस्कस किया, नोटिस, डेथ ऑफ श्योरिटी और नोवेशन, इन 3 पर हम वन बाय वन कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। रेवोकेशन बाय नोटिस अगर स्पेसिफिक गारंटी, आजम लैंड्स बाबर अ सर्टेन सम ऑन द गारंटी ऑफ चौहान। अब लोन दे दिया गया, चौहान कैन नॉट रिवोक द गारंटी, बट इफ आजम हैज नॉट येट गिवन द सम टू बाबर, देन चौहान में रिवोक द गारंटी बाय गिविंग अ नोटिस। इस सिनेरियो से हमें क्या पता चलता है कि अगर लोन नहीं दिया तो उससे पहले श्योरिटी अपनी गारंटी को रिवोक कर सकता है, लेकिन अगर लोन दे चुके हैं तो फिर रिवोक नहीं कर सकता।
एग्जाम्पल 52 करते हैं। आजम सेल्स गुड्स टू बाबर एंड सलीम, गारंटीज पेमेंट अप टू ₹1 million। आजम हैड डिलीवर्ड गुड्स ऑफ ₹50,000 ओनली सो फार, तो 1 million तक की गारंटी है, लेकिन गुड्स अभी तक हुई थी सिर्फ 50,000 की। सलीम रिवोक्ड हिज गारंटी बाय नोटिस। अब ये कंटिन्यूइंग गारंटी है। सलीम इज लायबल अप टू ₹50,000 एंड नॉट फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शन। सो इससे जो हमें नेट लेसन मिलता है वो क्या है कि डेट या क्रेडिट जो रेवोकेशन से पहले दे दिया होगा उसके लिए तो श्योरिटी लायबल होगा, जैसे यहां पर 50,000 के लिए। और वो डेट और क्रेडिट जो रेवोकेशन के बाद में अगर दिया जाएगा, यानी जो फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए होगा, उसमें श्योरिटी लायबल नहीं होगा। तो अब ये तो हमारे पास थी रेवोकेशन बाय नोटिस की एग्जांपल्स। आगे चलते हैं। डेथ ऑफ श्योरिटी। Azam sells goods to Babar and Salim guarantees payment up to ₹1 million. Azam had delivered goods of 50,000 only so far. Salim died. Salim's property is liable up to 50,000 and not for future transaction. इसमें भी देखें कि याद रखें नोटिस ऑफ डेथ इंपॉर्टेंट नहीं है, डेथ का टाइम इंपॉर्टेंट है। नोटिस ऑफ डेथ नहीं भी होगा तो भी वर्क करेगा, इसलिए क्लियरली यहां पर हम वर्ड नोटिस ऑफ को इग्नोर कर रहे होंगे। तो जहां पर डेथ और नोटिस ऑफ डेथ के टाइम में फर्क हो, यानी कि डेथ पहले हुई और उसके बाद श्योरिटी को उसके बारे में या क्रेडिटर को पता बाद में चला, तो डेथ का टाइम यहां पर इंपॉर्टेंट होगा, नोटिस इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो श्योरिटी की प्रॉपर्टी लाइबल होगी डेथ से पहले तक के टाइम के लिए। और जहां जो डेट और क्रेडिट आफ्टर डेथ होगा उसमें श्योरिटी की प्रॉपर्टी लाइबल नहीं होगी। तो वंस अगेन फॉर 50,000 श्योरिटी प्रॉपर्टी इज लायबल, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन डेथ से पहले हो गई थी। और फ्यूचर ट्रांजैक्शंस जो बाद में अगर कोई होती हैं तो उनके लिए उसकी प्रॉपर्टी लायबल नहीं होगी, क्योंकि वो डेथ के बाद हुई। फिर है जी नोवेशन। नोवेशन का कॉन्सेप्ट देखें तो बाबर इज इंडेटेड टू सलीम एंड आजम एंड अवैस आर श्योरिटी। All parties mutually made a new contract in which Azam guaranteed the whole amount and guarantee by Awais was extinguished. तो पहले दोनों 50-50% के लिए श्योरिटी थे। अब नया कॉन्ट्रैक्ट किया गया जिसमें आजम 100% के लिए लायबल है और अवैस जो है वो इस कॉन्ट्रैक्ट में अब उसकी लायबिलिटी खत्म हो गई है। अवैस इज नो मोर लायबल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। इसको अगर हम इलस्ट्रेट करें तो प्रिंसिपल डेटर क्रेडिटर और दो श्योरिटीज हैं अवैस एंड आजम। तो और जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट था उसके मुताबिक जो है अवैस और आजम दोनों इंगेज थे उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और दोनों की लायबिलिटी थी। फिर जो नया कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसमें ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया और नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया जिसमें आजम लायबल है तमाम डेट के लिए और अवैस की कोई लायबिलिटी नहीं है। सेकंड है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय द कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर इफ एन ऑल्ट्रेशन इज मेड विदाउट द कंसेंट ऑफ श्योरिटी। क्योंकि श्योरिटी की कॉन्सेंट के साथ अगर अल्ट्रेशन की जाती है तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उसकी कॉन्सेंट के बगैर की जाती है देन द श्योरिटी इज डिस्चार्ज एज टू ट्रांजैक्शन सब्सिक्वेंट टू अल्ट्रेशन, जो अल्ट्रेशन के बाद वाली होंगी। अल्ट्रेशन से पहले वाली के लिए वो लायबल रहेगा, अल्ट्रेशन के बाद वाली ट्रांजैक्शन के लिए उसकी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। दूसरा रिलीज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है बाय एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेटर बाय विच द प्रिंसिपल डेटर इज रिलीज। अब रिलीज का यहाँ पर मतलब ये होता है कि क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर के साथ ये एग्री करता है कि वो उस पर केस नहीं करेगा। तो प्रिंसिपल डेटर को अगर उसने छोड़ दिया तो फिर गारंटी वाले से पैसे लेने तो बनते ही नहीं है। और अरेंजमेंट, अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेटर। अरेंजमेंट का भी कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में होता है बाय विच द क्रेडिटर मेक्स अ कंपोजिशन विद और प्रोमिसेस टू गिव टाइम और नॉट टू सू द प्रिंसिपल डेटर, जिसमें वो एक एग्रीमेंट कर लेता है प्रिंसिपल डेटर के साथ कि पूरे पैसों के बजाय इंस्टॉलमेंट्स ले लेगा,
उसे टाइम अलाउ कर देगा या उसे कहेगा इतने अरसे तक उस पर केस नहीं किया जाएगा, तो श्योरिटी की फिर लाइबिलिटी खत्म हो जाती है, अनलेस, जो इंपॉर्टेंट बात है, अनलेस द श्योरिटी इज सेंट टू सच कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर श्योरिटी की इजाजत से ऐसा कुछ किया जाए फिर श्योरिटी लायबल है, अदरवाइज वो लायबल नहीं है। तो कंपोजिशन, प्रॉमिस टू गिव टाइम और नॉट टू सू, ये श्योरिटी को डिस्चार्ज कर देंगे। लेकिन अगर श्योरिटी ने असेंट दी होगी, रजामंदी शो की होगी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में, तो फिर श्योरिटी की लायबिलिटीज कंटिन्यू करेगी। अब इनकी एग्जांपल्स देखते हैं। आजम बिकम्स श्योरिटी टू चीमा फॉर बाबर्स कंडक्ट एज अ मैनेजर इन चीमास बैंक। तो गारंटी जो दी गई है वो बाबर के कंडक्ट की दी गई। आफ्टरवर्ड्स बाबर एंड चीमा कॉन्ट्रैक्ट विदाउट आजम्स कॉन्सेंट दैट बाबर सैलरी शैल बी रेज्ड एंड दैट ही शैल बिकम लायबल फॉर 1/4 ऑफ द लॉसेज ऑन ओवरड्राफ्ट। तो अब जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको चेंज कर दिया गया, उसकी सैलरी बढ़ाई गई, लेकिन उसको ओवरड्राफ्ट की लॉसेस के लिए भी लायबल कर दिया गया। तो बाबर अलाउज द कस्टमर टू ओवरड्रा एंड द बैंक लूजेज द सम ऑफ मनी। तो बाबर ने जो है ना डिफॉल्ट कर लिया कंडक्ट में कि उसने ओवरड्रा करने दिया, उसकी वजह से बैंक को नुकसान हुआ। तो श्योरिटी की लायबिलिटी यहाँ पर खत्म हो गई। श्योरिटी की लायबिलिटी क्यों खत्म हो गई है? देखें कि जो कॉन्सेंट की गई थी वो उसकी जो वेरिएंस था, अल्ट्रेशन थी, वो उसकी कॉन्सेंट के बगैर थी। तो श्योरिटी यहाँ पे डिस्चार्ज हो जाएगा और अब उसकी लायबिलिटी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, वो लायबल नहीं है टू पे फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट। तो आजम हैज बीन डिस्चार्ज बाय अल्ट्रेशन विदाउट हिज कंसेंट। सेकंड केस देखते हैं। कासिम agrees to appoint Basit as his clerk to sell goods at a yearly salary upon Amjad becoming surety to Qasim for Basit's duly accounting for money received by him as such clerk। तो कासिम ने बासित को अप्लाई किया है और अमजद श्योरिटी बन गया कासिम को कि जी बासित सही काम करेगा और आपको सारे पैसे देगा। आफ्टरवर्ड विदाउट अमजद नॉलेज और कंसेंट कासिम एंड बासित एग्री दैट बासित शुड बी पेड बाय अ कमीशन ऑन द गुड्स सोल्ड बाय हिम एंड नॉट बाय फिक्स सैलरी। अब पहले देखें और बाद में अल्ट्रेशन हो रही है और वो भी विदाउट कंसेंट हो रही है। तो अमजद इज नॉट लायबल फॉर सब्सिक्वेंट मिसकंडक्ट ऑफ बासित। अल्ट्रेशन के बाद वाले मिसकंडक्ट के लिए वो लायबल नहीं होगा, अल्ट्रेशन से पहले जो मिसकंडक्ट हुआ था उसके लिए वो लायबल होगा। थर्ड केस देखते हैं। चौहान कॉन्ट्रैक्ट्स टू लैंड बशीर ₹5,000 ऑन द 1st March। इशफाक गारंटीज रीपेमेंट। तो इशफाक ने जी गारंटी कर दी। चौहान पेज 5,000 टू बशीर ऑन द 1st January। अब ये देखें कि जो कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड हुआ था वो हुआ था 1st March का, लेकिन उससे पहले ही उसको पैसे दे दी। तो ये भी अल्ट्रेशन है कि जो डिसाइड हुआ था कि इस डेट तक पे पैसे देना, लोन देना, उससे पहले ही अगर लोन दे दिया तो ये भी अल्ट्रेशन है। तो इशफाक एज अ श्योरिटी इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी as the contract has been varied in as much as Chauhan might sue Bashir for the money before the 1st of March। तो फिर जो जिसने लोन दिया है वो बहरहाल प्रिंसिपल डेटर पे केस करके अपने पैसे फिर भी रिकवर कर सकता है, लेकिन गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट अब यहाँ पर वैलिड नहीं रहेगा। रिलीज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। अच्छा, रिलीज ऑफ प्रिंसिपल डेटर में भी हमारे पास डिफरेंट सिनेरियोज हैं। तो Asif gives guarantee to Qasim for goods to be supplied by Qasim to Bahadur। Qasim supplies goods to Bahadur and afterward Bahadur becomes embarrassed and contracts with his creditors। अच्छा, यहाँ पे embarrassed का मतलब ये है it's not emotionally embarrassed, it means financially embarrassed कि वो अपने डेट पे नहीं कर पा रहा। and contracts with his creditor including Qasim to assign to them his property in consideration for their releasing him from their demand। यानी उसने अपने क्रेडिटर्स को कहा मेरी ये प्रॉपर्टीज आप ले लें, उसके बदले जो भी आपका डेट है वो माफ कर दें। तो ये जो पॉइंट यहाँ पर हो रहा है दिस इज रिलीज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। हियर बहादुर इज रिलीज फ्रॉम हिज डेट बाय द कॉन्ट्रैक्ट विद कासिम एंड आसिफ इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज श्योरिटीशिप। तो रिलीज ऑफ प्रिंसिपल डेटर विदाउट कंसेंट ऑफ श्योरिटी हो रहा है, तो फिर जो है वो श्योरिटी की कोई लायबिलिटी वहां पर नहीं रहेगी। सेकेंड देखते हैं। Azam contracts with Babur to grow a crop of wheat on Azam's land and to deliver it to Babur at a fixed rate, and Salman guarantees Azam's performance. Of his contract, Babur diverts a stream of water which is necessary for irrigation of Azam's land
and thereby prevents him from raising the wheat. Salman is no longer liable for his guarantee. बात यह है कि जब प्रिंसिपल डेटर के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस ही प्रिवेंट कर दी, तो जब एक पार्टी परफॉर्मेंस को प्रिवेंट कर देती है तो दूसरी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंडेड कंसीडर कर सकती है और उसकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की। जब प्रिंसिपल डेटर की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की, तो जिसने गारंटी दी हुई थी उसकी भी कोई लायबिलिटी नहीं है उसके लिए, क्योंकि परफॉर्मेंस के लिए गारंटी होती है। अगर परफॉर्मेंस ही एक्सक्यूज हो जाती है तो गारंटी भी स्टैंड नहीं करती। तो यहां पर मेन पॉइंट क्या था कि बाबर ने जो है स्ट्रीम ऑफ वाटर अलाउ नहीं की जिससे आजम कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकता, और जब आप किसी की परफॉर्मेंस प्रिवेंट कर देते हैं तो फिर वो उसकी तरफ से परफॉर्मेंस एक्सक्यूज हो जाती है। थर्ड केस देखते हैं। आसिफ कॉन्ट्रैक्ट्स विद बशर फॉर अ फिक्स प्राइस टू बिल्ड अ हाउस फॉर आसिफ विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम, बशर सप्लाइंग द नेसेसरी टिम्बर। अब जो उसके लिए टिम्बर है, लकड़ी वगैरह है, वो बशर ने सप्लाई करनी है। इश्तियाक गारंटीज आसिफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कि भाई ये सही काम कर देगा। बशर ओमिट्स टू सप्लाई द टिम्बर। अब जब टिम्बर ही सप्लाई नहीं करेंगे तो दूसरा शख्स अपना काम कैसे करेगा? तो आपने परफॉर्मेंस यहाँ पर भी प्रिवेंट कर दी, और जब परफॉर्मेंस प्रिवेंट कर दी तो जो आसिफ है, यहाँ पर आसिफ कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, तो विद बशर फॉर अ फिक्स प्राइस टू बिल्ड अ हाउस फॉर आसिफ, फाइन। अब यहाँ पर जो बशर है उसने जब सप्लाई ओमिट कर दी तो दूसरी पार्टी के लिए तो परफॉर्म करना, आसिफ के लिए परफॉर्म करना पॉसिबल ही नहीं है। तो जब परफॉर्मेंस एक्सक्यूज हो गई तो श्योरिटी जो है उसकी लायबिलिटी भी डिस्चार्ज हो गई, क्योंकि जब ओरिजिनल परफॉर्मेंस ही एक्सक्यूज है तो उसके लिए गारंटी की भी कोई लॉजिक नहीं बनती। अरेंजमेंट। Babar purchased a car from Salim on guarantee of Saima. Salim gave Babar more time for payment. अब ये मजीद टाइम अलाउ कर देना, ये अरेंजमेंट है। ये अगर श्योरिटी की कॉन्सेंट से हो तो फिर तो लाइबिलिटी रहेगी, लेकिन अगर ये श्योरिटी की कॉन्सेंट से नहीं हुआ तो उसकी लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगी। हेल्ड द गिविंग ऑफ टाइम टू बाबर फॉर पेमेंट डिस्चार्ज साइमा फ्रॉम हर लाइबिलिटी। तो थर्ड एंड लास्ट सेट हम देखते हैं जी अब, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी जहां पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाए और वाइडेबल हो जाए, उसके बाद उसको कैंसिल रिसेंड कर दिया जाए तब भी। सो इसमें है मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड, एक्ट और ओमिशन, और फेलियर ऑफ को श्योरिटी टू ज्वाइन श्योरिटी। सो एनी गारंटी विच हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय मीन्स ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन made by the creditor keeping silence as to material circumstances or with his knowledge and assent concerning a material part of transaction is invalid. तो ये मिसरिप्रेजेंटेशन हो या फ्रॉड हो, दोनों सूरतों में सेम है, इनवैलिड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट और श्योरिटी की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। इफ द क्रेडिटर डज एनी एक्ट विच इज इनकंसिस्टेंट विद द राइट्स ऑफ श्योरिटी, यानी क्रेडिटर को वो एक्ट करना चाहिए था, लाइक ये श्योरिटी ने ये कहा था कि भाई आप डॉक्यूमेंट्स ले लीजिएगा प्रिंसिपल डेटर से और फिर लोन दीजिएगा, तो क्रेडिटर को डॉक्यूमेंट्स ले लेने चाहिए थे, लेकिन अगर वो इसमें ओमिट कर देता, यानी वो डॉक्यूमेंट्स नहीं लेता, तो फिर श्योरिटी की भी लायबिलिटी नहीं है, उसकी गारंटी भी नहीं है। तो क्रेडिटर जहां पर कोई एक्ट और ओमिशन ऐसा करता है जो श्योरिटी के राइट्स को नुकसान पहुंचाता है, तो फिर श्योरिटी की भी लायबिलिटी नहीं है। If the creditor does any act which is inconsistent with the rights of surety or omits to do any act which his duty to the surety requires him to do, and the eventual remedy of the surety himself against the principal debtor is impaired, जहां पे श्योरिटी के लिए जो रेमेडी थी वो आप अफेक्ट कर देते हैं क्रेडिटर के एक्ट की तरफ से, तो फिर श्योरिटी की लायबिलिटी खत्म हो जाती है। इसी तरह फेलियर ऑफ को श्योरिटी टू ज्वाइन श्योरिटी, वेयर अ पर्सन गिव्स द गारंटी अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट अ क्रेडिटर शैल नॉट एक्ट अपॉन इट until another person has joined is as co-surety, the guarantee is not valid if that other person does not join। हाँ, दूसरा शख्स ज्वाइन कर लेता है तो फिर गारंटी वैलिड है, ज्वाइन नहीं करता तो गारंटी वैलिड नहीं होगी। सो इस पर अब हम सिनेरियोस देखते हैं। Azam engages Babar as a clerk to collect money for him. Babar fails to account for some of his receipt and Azam in consequence calls upon Siraj to furnish security for his duly accounting. Siraj gives guarantee for Babar's duly account. Azam does not inform Siraj about Babar's previous conduct, जिसमें उसने कुछ मिस एप्रोप्रिएशन की थी या पूरा हिसाब नहीं दे सका था वो चीज़ों का।
बाबर आफ्टरवर्ड्स मेक्स डिफॉल्ट, आजम इज नॉट लायबल क्योंकि गारंटी जो है वो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट से ऑब्टेन की गई। सो इन्फॉर्म करना चाहिए था आजम को, आजम ने इन्फॉर्म नहीं किया, तो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स है, ये फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के उसमें आएगा। इंटेंशनली है तो फ्रॉड, और इंटेंशनली नहीं है तब भी मिसरिप्रेजेंटेशन होगी। तो बोथ कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाता है और श्योरिटी की लाइबिलिटी खत्म हो जाती है। एक्ट और ओमिशन में देखते हैं। बाबर कॉन्ट्रैक्ट्स टू बिल्ड अ शिप फॉर शाहिद फॉर अ गिवन सम टू बी पेड बाय इंस्टॉलमेंट as the work reaches certain stage. Abish becomes surety to Shahid for Babar's due performance of the contract. Shahid without the knowledge of Abish prepays to Babar the last two installment. अब देखें बात ये थी कि हर स्टेज के साथ इंस्टॉलमेंट पे होनी चाहिए थी, तो उसने स्टेज कंप्लीट होने से पहले ही 2 इंस्टॉलमेंट्स पे कर दी। तो यहाँ पर वो काम, इससे क्या हुआ कि इंस्टॉलमेंट पे करने से जो श्योरिटी के लिए एक सिक्योरिटी होती कि काम हुआ हुआ होता और वो उसके थ्रू फिर पैसे रिकवर कर लेता या किसी तरीके से उस काम के थ्रू अपने आप को कंपनसेट कर लेता, वो पॉसिबल नहीं रहा। तो यहाँ पर जो लास्ट 2 इंस्टॉलमेंट्स की प्रीपेमेंट की गई है वो एक एक्ट है बाय द क्रेडिटर जिसने श्योरिटी की रेमेडी को इम्पेयर किया है, और यहाँ पर श्योरिटी की लाइबिलिटी इस प्रीपेमेंट की वजह से डिस्चार्ज हो जाएगी। एग्जाम्पल 60 देखते हैं। आजम डिलीवर्ड गुड्स ऑफ ₹40,000 टू बाबर ऑन गारंटी ऑफ सरफराज। द गारंटी वाज कंडीशनल ऑन जाहिद आल्सो ज्वाइनिंग एज को श्योरिटी। तो जो गारंटी दी गई थी वो इस पर थी कि जी जाहिद भी को श्योरिटी के तौर पर ज्वाइन करेगा, लेकिन फिर ये हुआ कि जाहिद ने ज्वाइन नहीं किया, तो श्योरिटी जो ओरिजिनल है उसकी लाइबिलिटी भी, जो सरफराज है वहाँ यहाँ पर उसकी लाइबिलिटी भी डिस्चार्ज हो जाएगी, वो लाइबल नहीं होगा। तो इसके बाद हम कुछ यहाँ पर हमने जो है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी तो पढ़ लिया, लेकिन वो सिचुएशंस भी डिस्कस करनी चाहिए जहाँ पर श्योरिटी की लाइबिलिटी डिस्चार्ज नहीं हो रही होगी। तो वेयर श्योरिटी इज नॉट डिस्चार्ज, where a contract to give time to the principal debtor is made by the creditor with a third person and not with the principal debtor। यानी क्रेडिटर कॉन्ट्रैक्ट करता है किसी थर्ड पर्सन के साथ कि वो टाइम दे देगा प्रिंसिपल डेटर को, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल डेटर के साथ नहीं करता, तो श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं हो। पेशेंस ऑन द पार्ट ऑफ क्रेडिटर टू सू द प्रिंसिपल डेटर और टू इन्फोर्स एनी अदर रेमेडी अगेंस्ट हिम डज नॉट इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन इन द गारंटी टू द कॉन्ट्रेरी डिस्चार्ज द श्योरिटी। तो अगर एक क्रेडिटर थोड़ा सा इंतजार करता है केस करने के लिए, या पहले वो उसकी जो सिक्योरिटी है उसको सेल करके पैसे को पूरे करने की कोशिश करता है और फिर वहाँ से पैसे पूरे नहीं होते, तो फिर वो गारंटी वाले से क्लेम करता है, तो थोड़ा टाइम लेने की वजह से श्योरिटी की लाइबिलिटी डिस्चार्ज नहीं होगी, अनलेस कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में पहले डिसाइड किया हुआ कि इतने टाइम के अंदर जो है गारंटी क्लेम करना ज़रूरी है। तो पेशेंस जो है वो बाय द क्रेडिटर वो श्योरिटी की लाइबिलिटी डिस्चार्ज नहीं करेगा। Where there are co-sureties, the release by the creditor of one of them does not discharge the other, nor does it free the surety for release from his responsibility to the other surety। तो ये जॉइंट प्रोमिसर वाला सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो क्रेडिटर अगर किसी एक को रिलीज करता है तो दूसरे की लाइबिलिटी डिस्चार्ज नहीं होती, और आपस के लिए एक जो राइट टू क्लेम कंट्रीब्यूशन है वो भी कंटिन्यू करता है, क्रेडिटर के रिलीज करने से वो ख़त्म नहीं होता। तो इस पर सिनेरियोस देखते हैं। Azam lends ₹1 million to Babar for 1 year on the guarantee of Salim. Azam promises Zahid, a third party, a friend of Babar, to give more time to Babar to return the loan. Salim is not discharged। अब क्यों डिस्चार्ज नहीं है? यहाँ पर जो क्रेडिटर ने कॉन्ट्रैक्ट किया वो एक थर्ड पार्टी के साथ किया और प्रिंसिपल डेटर के साथ नहीं किया, तो यहाँ पर लाइबिलिटी डिस्चार्ज नहीं होगी। इसी तरीके से नेक्स्ट केस देखते हैं। बाबर इज इंडेटेड टू सलीम एंड आजम एंड अवैस आर श्योरिटीज फॉर द डेट। सलीम रिलीज अवैस एज श्योरिटी, द लाइबिलिटी ऑफ आजम इज नॉट डिस्चार्ज बाय रिलीज ऑफ को श्योरिटी। तो यहाँ पर अगर हम सिनेरियो देखते हैं तो 2 श्योरिटीज हैं, अवैस और आजम। तो क्रेडिटर ने अवैस को रिलीज कर दिया तो आजम वुड स्टिल बी लायबल, और
आजम लायबल है क्रेडिटर को, और जब आजम क्रेडिटर को पूरी पेमेंट कर देता है तो आजम अवैस से कंट्रीब्यूशन भी क्लेम कर सकता है। तो रिलीज से यह हुआ कि क्रेडिटर अवैस पर केस नहीं कर सकेगा, लेकिन क्रेडिटर आजम पे भी केस कर सकेगा, और आजम फिर राइट टू क्लेम कंट्रीब्यूशन के लिए अवैस पर भी केस कर सकेगा। तो इसमें इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं कि एक को श्योरिटी को रिलीज करने से दूसरे श्योरिटीज की लाइबिलिटीज डिस्चार्ज नहीं होती और आपस में राइट टू क्लेम कंट्रीब्यूशन भी कंटिन्यू करता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।